नमस्कार, मैं अक्षय शुक्ला आज ग्लोबल स्टडी पॉइंट से आपके समक्ष आपको हमारे सत्र के होनहार स्टूडेंट पूनम से मिलवाने के लिए आया हूँ। वेलकम पूनम टू आवर ग्लोबल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। पूनम ने पिछले 1 साल में ग्लोबल स्टडी पॉइंट में पढ़कर अपने इंजीनियर बनने के सपने को साकार करा। पूनम ने जेईई मेंस 2025 की परीक्षा को दिया और एक शानदार परसेंटाइल 95 परसेंटाइल के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। पूनम इस समय ट्रिपल आईटी वडोदरा से बीटेक की पढ़ाई कर रही हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पूनम के लिए। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पूनम, और आपके परिवार वालों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मैं आपसे पूनम जानना चाहूंगा कि जब आपको पता चला कि आपका ट्रिपल आईटी में एडमिशन हो गया है तो आपका कैसा रिएक्शन था? सबसे पहले तो मैं ग्लोबल स्टडी पॉइंट को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और जब मैंने अपना रिजल्ट देखा था कि मुझे ट्रिपल आईटी वडोदरा में कंप्यूटर साइंस मिली है तो मैं खुश थी, क्योंकि मेरा सपना सच हो गया है। और पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि 1 साल से मैं जिसके लिए पढ़ रही थी, जिसके लिए मेहनत कर रही थी, फाइनली वो मुझे मिल गया था। थैंक यू पूनम। और अब आप हमारे दर्शकों को ये बताओ कि वहाँ पर आपकी कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? आपको वहाँ पे कैसा लग रहा है? वहाँ पर माहौल कैसा है? सर, जब शुरू में गए थे तो नर्वस थे कि पता नहीं नए लोग मिलेंगे, नई जगह होगी, कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, पता नहीं एडजस्ट होगा भी या नहीं। बट जब वहाँ गए, फ्रेंड से मिले, तो धीरे धीरे एडजस्ट हो गए। और अब 9 से 6 क्लासेस रहती है, कॉलेज जाते हैं, टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, टीचर्स का पढ़ाने का स्टाइल काफ़ी अच्छा है, तो सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग लगते हैं। और बाकी दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, अच्छा लग रहा है वहाँ पे। अच्छा पूनम, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और उन प्रश्नोत्तर के जरिए हमारे जो दर्शक हैं उनको सहायता मिलेगी ये जानने में कि उन्हें आगे अपनी जेईई मेंस की परीक्षा कैसे करनी चाहिए। तो मैं आपसे सबसे पहले तो पूनम ये जानना चाहूंगा कि यूजुअली देखा जाता है कि जहां पर लोग अपना कुछ समय लगा करके और अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने 12th के साथ भी जेईई दिया, लेकिन अगर आपका उसमें कुछ परसेंटाइल से रह गया तो भी आपने हार नहीं मानी और इस साल आपने ट्रिपल आईटी जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के दिखाया। तो इस दौरान या इस बीच आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा और क्या मेन रीजन रहा हार नहीं मानने का? शुरू में तो मैं निराश हुई थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बाद में मुझे मेरे पेरेंट्स ने और रोहतास सर ने मोटिवेट किया और मैंने 1 साल और लगाने का डिसीजन लिया और कोशिश की कि इस साल मैं वो गलतियां ना दोहराऊं जो मैंने पिछली बार की थी। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि इस साल मैंने अपना सपना साकार किया। हाँ पूनम, ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, और एक बार जब हम अपनी गलतियों से सीख जाते हैं तो हम जरूर जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो हम उसको अवश्य हासिल कर पाते हैं। अब मैं आपसे पूनम ये जानना चाहूंगा कि क्या स्टार्टिंग से ही आपका सपना था कि आपको इंजीनियर बनना है या आपको किसी से इंस्पिरेशन मिली? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मेरा बचपन से ये सपना नहीं था इंजीनियर बनने का, लेकिन जब हमारे गांव से सिलेक्शन हुई तो मैं उनसे इंस्पायर हुई और फिर मैंने डिस्कस किया अपने पेरेंट्स के साथ और रोहतास सर के साथ, तो उन्होंने मुझे ये करने के लिए मोटिवेट किया। तो फाइनली पूनम अब आप इंजीनियर बन गए हो, है ना? कैसा लग रहा है आपको अपने नाम के पहले इंजीनियर वर्ड को यूज करके? अच्छा लग रहा है सर, खुश हूँ मैं। तो जैसे आपने बताया कि आपके परिवार वालों ने आपको मोटिवेट किया इस फील्ड को चूज करने के लिए, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके परिवार में कौन कौन है और आपके पापा क्या काम करते हैं, इसके बारे में भी आप हम लोगों को बताएं। मेरे परिवार में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी हैं, एक भाई है और एक बहन है, और मेरे पापा फार्मर हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर पूनम ये कि आपके पापा भले एक फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, उसके बावजूद उन्होंने आपको इंजीनियरिंग फील्ड के लिए मोटिवेट किया और आपने उनके कहने के अनुसार उसकी तैयारी करी और फाइनली उनका सपना साकार किया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा पूनम कि आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए ग्लोबल स्टडी पॉइंट को ही क्यों चुना? मुझे ग्लोबल स्टडी पॉइंट के बारे में सबसे पहले मुझे मेरे भाई से पता लगा, क्योंकि वो एमएम स्कूल में ही पढ़ता था और ग्लोबल एमएम की ही ब्रांच है। और जब मैंने इसके बारे में और रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि जो फैकल्टी है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। और दूसरा ये था कि अब मुझे जेईई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए घर से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है।
अब जब आपने पूनम यहाँ पर 1 साल पढ़ा है, तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ग्लोबल स्टडी पॉइंट में क्लासरूम का माहौल कैसा रहता है? यहाँ के टीचर्स के पढ़ाने का ढंग कैसा है? और यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी? सर क्लासरूम का माहौल बहुत पॉजिटिव और कॉम्पिटिटिव था और टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल और सपोर्टिव थे। जब भी हम डिमोटिवेटेड फील करते थे तो वो हमें मोटिवेट करते थे और यहाँ काफ़ी सारे टेस्ट भी होते थे जिससे हमें हमारी रिवीजन अच्छी हो जाती थी और टाइम टू टाइम पीटीएम भी होती रहती थी जिससे हमें अपनी गलतियाँ पता लगती थी और हम उन गलतियों को सुधारते थे। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान कर के पूनम। और मुझे पूनम ये बताओ कि यहाँ पर जो आपको नोट्स दिए गए, ग्लोबल स्टडी पॉइंट का जो करिकुलम है, जो यहाँ के मॉड्यूल्स हैं, उन्होंने आपकी कितनी मदद करी आपको जेईई मेंस क्वालिफाई करने में? सर मटेरियल काफ़ी हेल्पफुल था। मॉड्यूल में भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए थे जिससे हमें कंसेप्ट क्लियर करने में मदद मिलती थी और एक ही टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करने की बजाय वैरायटी पे ज़्यादा फोकस किया गया था और पीवाईक्यूज की भी अलग एक्सरसाइज थी जिससे हमें पता लगता था कि जो एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम बना पा रहे हैं या नहीं। और नोट्स थे वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनवाए गए थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हाईलाइट करवाए गए थे जिससे हमें रिवीजन करने में मदद मिलती थी और कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में भी ऐसे थे जो डायरेक्ट नोट्स से आए थे। तो जब आप पूनम मॉड्यूल यहाँ के सॉल्व करते थे तो आप डाउट्स आते होंगे आपको, वो आप कैसे रिजॉल्व करते थे? सर वैसे तो सर हमें जो भी क्वेश्चंस देते थे सॉल्व करने के लिए तो उनका क्लास में डाउट डिस्कशन होता था, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस रह जाते थे तो ग्लोबल स्टडी पॉइंट में डेली डाउट सेशन लगते थे जिसमें हम फैकल्टी मेंबर से अपने डाउट्स पूछ सकते थे और जब तक हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होते थे तो वो हमें बार बार बताते थे। एक चीज़ मैं पूनम और आपसे पूछूंगा ऑनेस्टली कि हम अक्सर देखते हैं कि आजकल बच्चे अपने होमवर्क को करने के लिए या डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए ऑनलाइन मीडिया का हेल्प लेते हैं या ऑनलाइन मीडिया की हेल्प से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब आपको भी क्या डाउट्स आते थे तो आप भी उनको ऑनलाइन रिजॉल्व करते थे? सर हमें ऑनलाइन डाउट्स क्लियर करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारे यहीं सारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। और पर्सनली भी मुझे लगता है कि ऑनलाइन डाउट्स इफ़ेक्टिव नहीं होते क्योंकि हम वहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते। जब फैकल्टी मेंबर के सामने बैठ के हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम उनसे एक तो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर पाते हैं और दूसरा हम एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बहुत अच्छा बताया पूनम आपने कि जो ऑफलाइन डाउट सेशंस होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन डाउट सेशन, क्योंकि उसमें आपको एक तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करने को मिलती है और जैसे आपने बताया कि आप एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से भी करने के आपको रास्ते मिल जाते हैं। अब मुझे आप पूनम ये बताओ, आपने मेंशन किया था कि ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आपके टेस्ट हुआ करते थे, तो कितने टेस्ट आपने लगभग इस 1 साल में दिए हैं और टेस्ट सेशंस का आपके जेईई मेंस को क्वालिफाई करने में क्या रोल रहा है? ग्लोबल स्टडी पॉइंट में हमारे काफ़ी सारे टेस्ट हुए और टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते थे। संडे टू संडे हमारे माइनर टेस्ट हुआ करते थे और जब भी छुट्टियां होती थी दिवाली पे, रक्षाबंधन पे, तो हमारे आरटीएस और एओटीएस भी हुआ करते थे। और जेईई से पहले हमारी डायमंड टेस्ट सीरीज़ भी चली थी जिसमें हमारे लगभग 50 प्लस टेस्ट हो गए थे जिससे हमें हमारा पूरा सिलेबस रिवाइज करने में हेल्प मिली। और एक ये भी था कि इतने सारे टेस्ट देकर हम टाइम मैनेज करना सीख गए थे और हमें सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिले जिससे हमें वो नए नहीं लगे और हम उनको अच्छे से कर पाए। अच्छा बताया आपने पूनम। जहां आज हम देखते हैं कि बच्चे टेस्ट सेशन से दूर जाने का प्रयास करते हैं, वहीं पर ही जब आप ग्लोबल स्टडी पॉइंट में टेस्ट देते हो तो यहाँ के जो टेस्ट होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं सिस्टमैटिक वे में कि आपको बर्डन भी ना लगे और आप उनको जब आप धीरे धीरे दो तो आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं, जिससे आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो तो आपको एग्ज़ाम देने में नर्वसनेस फील नहीं होती और आप उनको बहुत अच्छे तरीके से दे लेते हो। तो बच्चों, आपको भी टेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं ताकि आप की जो तैयारी है वो और अच्छी तरीके से हो पाए, आपको टेस्ट से बचना नहीं है। अच्छा पूनम, जब आप टेस्ट देते होगे तो आपकी कुछ गलतियाँ भी होती होंगी, तो आप उनको क्या घर पर जा कर के एनालाइज करते थे कि आप उनको किस तरीके से अगले एग्जाम में सुधारने की कोशिश करते थे? सर टेस्ट के हमें सॉल्यूशंस दिए जाते थे जिससे हम अपने टेस्ट को एनालाइज करते थे और अगर फिर भी डाउट रह जाते थे तो अगले दिन क्लास में टीचर्स के साथ डिस्कस होता था और जो भी अपनी गलतियां होती थी हम उनको एक नोटबुक में नोट करते थे जिससे हमें लास्ट टाइम में काफ़ी हेल्प मिली कि हम उन गलतियों को रिपीट ना करें।
जितना टेस्ट देना जरूरी है, आई गेस उससे ज्यादा ये जरूरी है कि हम उसकी एनालिसिस करें घर पर जा करके, क्योंकि टेस्ट देने से उसका मोटो खत्म नहीं होता है। जब तक हम उसकी एनालिसिस नहीं करते हैं तब तक हम अपनी गलतियां नहीं जान पाते, और जब तक गलतियां नहीं पता चलेंगी तो हम उनको अगले में सुधारेंगे कैसे, है ना। तो आप लोग भी बच्चों ध्यान रखना जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप टेस्ट दो, और टेस्ट देने के साथ ही साथ उसकी एनालिसिस भी टाइम टाइम पर जरूर करो, ताकि आप उन गलतियों को रिपीट मत करो। पूनम, आप जब पेपर सॉल्व करते थे तो आपके पेपर सॉल्विंग का क्या तरीका था? मतलब आप किस सीक्वेंस में पेपर को सॉल्व करते थे? मैं ये भी चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को शेयर करो। मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स इस सीक्वेंस में अपना पेपर सॉल्व करती थी, लेकिन बाद में मैंने नोटिस किया कि मेरे पेपर में क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो ग्लोबल स्टडी पॉइंट में मुझे टीचर्स ने ये बताया कि पेपर को राउंड्स में सॉल्व करना होता है। तो फिर मैंने पहले उन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट किया जो इजी हैं और मुझे अच्छे से आते हैं। तो उससे पेपर का एक रफ आइडिया हो जाता था, और मुझे ये भी पता लगता था कि कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आया है और कौन सा ईजी आया है, जिससे मुझे पता लगेगा कि मुझे किस सब्जेक्ट को कम टाइम देना चाहिए और किसको ज्यादा टाइम देना चाहिए, और उससे फिर मेरे मार्क्स भी इंक्रीज हुए। पूनम, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जब आप पेपर सॉल्व करते थे तो आप पर सब्जेक्ट कितना टाइम देते थे सॉल्व करने के लिए? सर वैसे तो मैं अपना पेपर राउंड्स में सॉल्व करती थी, तो मैं पहले 1.5 घंटे में वो क्वेश्चन कर लेती थी जो इजी हैं और मुझे अच्छे से आते हैं तीनों सब्जेक्ट्स के। और जो लास्ट का 1.5 घंटा है उसमें मैं 45 मिनट में फिजिक्स और केमिस्ट्री के बचे हुए क्वेश्चंस कर लेती थी, और 45 मिनट मैथ्स के लिए बचा के रखती थी, क्योंकि मैथ्स एक कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है तो उसमें टाइम लगता है। पूनम, कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आई गेस जितना रोल इंस्टीट्यूट का होता है, उतना ही रोल स्टूडेंट के सेल्फ स्टडी का भी होता है। तो आप अपने घर पर जाकर के सेल्फ स्टडी के लिए कितने आवर्स निकाल लेते थे? कैसे आप अपनी सेल्फ स्टडी करते थे? इसके बारे में हमें बताएं। सर हमारी 6 से 2 क्लासेस होती थी, तो उसके बाद में मेरे पास 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए बच जाते थे। और ग्लोबल स्टडी पॉइंट में हमें बताया कि डेली की डेली रिवीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले वो रिवाइज करती थी जो हमें आज क्लास में करवाया गया है, उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, और फिर जो बाकी का बचा हुआ टाइम है उसमें मैं माइनर से रिलेटेड जो सिलेबस है वो रिवाइज करती थी। 7 से 8 घंटे की पढ़ाई का ड्यूरेशन एक लंबा हो जाता है पूनम, तो आई गेस आप बीच में ब्रेक्स भी लेते होगे। मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स के साथ ये भी शेयर करो कि आप किस तरह के ब्रेक्स लेते थे और आपके ब्रेक्स का ड्यूरेशन कितना रहता था, जिससे आप वापस से रिफ्रेश होकर के और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए बैठ सको। सर मैं एक सब्जेक्ट लगातार 1 से 1.5 घंटे तक पढ़ती थी, उसके बाद में मैं 10-15 मिनट का ब्रेक लेती थी, जिसमें कभी मम्मी चाय दे जाती थी, कभी फैमिली के साथ बैठ के बातें कर लेते थे, कभी वॉक कर लेती थी, उसमें मेरा रिफ्रेशमेंट हो जाता था। उसके बाद में मैं दोबारा पढ़ने बैठ जाती थी। अब जैसे कि पूनम लगभग 1 महीने ही रह गया है जेई 2026 के सेशन 1 के लिए, मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि लास्ट के 1 मंथ में आपने किस तरीके से तैयारी करी, और ग्लोबल स्टडी पॉइंट ने आपकी लास्ट 1 मंथ में किस तरीके से हेल्प करी कि आप अपने गोल को अचीव कर सको। ग्लोबल स्टडी पॉइंट में पेपर से लगभग 1.5 महीने पहले हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी, जिसमें हमारे टेस्ट होते थे, और टेस्ट के अलावा मुझे लगभग डेली के 10-12 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाते थे, जिसमें मैं अपनी टेस्ट सीरीज का सिलेबस रिवाइज करती थी और उसको एनालाइज करती थी, और यही करते करते मेरी एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई थी। और लास्ट के डेज में मैंने ट्राई किया था कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। जितना कहते हैं कि प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होती है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम एग्जाम वाले दिन कैसे जा रहे हैं, किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में। मैं पूनम आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि जब आप एग्जाम देने गए थे जेई मेंस का, तो उस दिन आपने अपने आपको किस तरीके से मैनेज करा था, किस तरीके से अपने आपको काम रखा था, और एग्जाम वाले दिन आपके साथ क्या क्या हुआ? एग्जाम वाले दिन वाली बात मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मेरा एग्जाम सेंटर बठिंडा आया था, और ग्लोबल स्टडी पॉइंट में से काफी बच्चों का सेम डे एग्जाम था, तो हमारे मेंटर हमारे साथ गए थे और उन्होंने हमें रास्ते में काफी हौसला भी दिया। और एग्जाम हॉल में जाने के बाद में मैंने गॉड प्रे की और शांति से अपना पेपर दिया, और मेरा पेपर अच्छा गया। ओके पूनम, और अब मैं चाहूंगा कि क्योंकि जैसे कि एग्जाम नजदीक आ रहा है, जो हमारे व्यूअर्स हैं आप उनको ये बताओ कि वो अपनी किस तरीके से प्रिपरेशन लास्ट के 1 मंथ में करें।
और आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान जो भी आपकी मिस्टेक्स आपने रियलाइज करी और उनको इम्प्रूव किया, मैं चाहता हूँ आप वो शेयर करो हमारे व्यूवर्स के साथ, ताकि वो लोग भी इस बात पर ध्यान दें, गौर करें और अपने एग्जाम को वो अच्छे से क्रैक कर सकें। अभी एग्जाम का 1 महीना रह गया है, तो हड़बड़ाएं नहीं। जितना आपको आता है उसको अच्छे से रिवाइज करें, नोट्स रिवाइज करें और टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें और कंसिस्टेंसी रखें। और एक चीज़ जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान रियलाइज़ की, वो है कि ट्राई करें कि नेगेटिव कम से कम करें। इससे आपको अपना स्कोर इंक्रीज करने में भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू पूनम फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विद अस। आई होप इससे हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो आपकी बातें अभी तक सुन रहे थे, उन्हें मदद मिलेगी कि किस तरीके से उन्हें अपने लास्ट के 1 मंथ को यूटिलाइज करना है और किस तरीके से मेंस की पढ़ाई करनी है। दर्शकों, आपने आई होप सारी बातें ध्यान से सुनी होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सारी बातों का ध्यान रखोगे अपने प्रिपरेशन के समय। बहुत कुछ सीखने को भी आज हमें मिला पूनम आपसे कि आपकी एक जर्नी में पॉज के बाद आप रुके नहीं, है ना, आप बढ़ते चले। भले कितनी भी कठिनाई आ जाए रास्ते में, आपसे ये सीखने को मिलता है कि रुकना नहीं चाहिए और अपना जो भी लक्ष्य है उसको अगर आपको वाकई पाना है तो आपको बढ़ते रहना चाहिए, उससे फाइट लगातार करती रहनी चाहिए। और पूनम, अंत में मैं आपको ग्लोबल स्टडी पॉइंट की फैमिली की तरफ से आपके भविष्य के लिए और ज्यादा शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आप भविष्य में और ऊंची संस्थान में पढ़ो और ऊंची जगह पर अपने लाइफ में पहुंचो। यही कामना के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं यहाँ शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।